नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। शायद आपको याद होगा कि रकम निकालने के लिए जिस तरह से ATM की सहूलत दस्तियाब है, ठीक उसी तरह चंद साल कबल शहर में मिनरल वाटर ATM शुरू किए गए थे। शहर हैदराबाद में साल 2017 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वाटर ATM का आगाज किया गया था। उस वक्त के वजीर दाखिला आंजहानी नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने नलगुंडा चौराहे के पास वाटर ATM का इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस स्कीम को शहर के अलावा अजला में भी वुसअत देने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो सका। GHMC का यह दावा था कि कम कीमत पर शहरियों को मिनरल वाटर सरबराह किया जाएगा, लेकिन शहर के बहुत ही कम मकामात पर यह वाटर ATM कारकर्द नजर आते हैं। बड़े ही आबोताब के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन हुकूमत की दीगर स्कीमात की तरह ये स्कीम भी फ्लॉप शो साबित हुई। मुनासिब देखभाल ना होने और मशीनों की दुरुस्तगी ना होने की वजह से उनमें बेशतर बंद पड़े हैं। GHMC और वाटर बोर्ड के ताउन से नेचर स्प्रिंग, इको टैब, जोसेफ इकोलॉजिकल वाटर सोल्यूशन इदारे के इश्तिराक से वाटर ATM कायम किए गए। वाटर ATM के लिए दरकार जगह बल्दिया की जानिब से फराहम की गई। वाटर बोर्ड की जानिब से मुफ्त आबी सरबराही को यकीनी बनाया गया था। अलबत्ता ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात इंतजामी इदारों की जिम्मेदारी थी। इब्तिदा में 50 से ज्यादा वाटर ATM कायम किए गए और उसके बाद उसकी तादाद को बढ़ाकर 140 कर दिया गया। मौजूदा वक्त में उनमें से 50% से ज्यादा वाटर ATM की मशीनें ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि इस वाटर ATM में 1 रुपए का एक सिक्का डालने पर 1 गिलास पानी, 2 सिक्के डालने पर 1 लीटर पानी और 5 रुपए का सिक्का डालने पर 10 लीटर पानी सरबराह करने की तशहीर की गई थी। कई मकामात पर जहां ये काम नहीं कर रहे हैं, वहीं बाज़ मकामात पर जहां ये कारकर्द हैं, वहां मिनरल वाटर तो दूर की बात है, साफ पानी भी ना आने की शिकायत उसूल हुई है। कहा जा रहा है कि इन मशीनों से आलूदा पानी आ रहा है। बाज़ जगह जल्द ही पानी खत्म हो जाने या फिर तकनीकी खराबी के बाद सिक्का डालने के बाद भी पानी ना आने की शिकायतें उसूल हो रही हैं। कम कीमत पर शहरियों को मिनरल वाटर की सरबराही का ये वादा सिर्फ वादे की हद तक ही महदूद होकर रह गया है। खास तौर पर पुरहुजूम मकामात पर जहां आवाम की तादाद ज्यादा होती है, वहां पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ये ATMs लगाए गए थे। रैतू बाजार, बस स्टॉप्स और सयाहती मकामात पर ये ATM लगाए गए। गुज़िश्ता कई माह से ये मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों का रुख करने वाले अफराद को 20 रुपए देकर वाटर बॉटल खरीदना पड़ रहा है, जबकि सयाहती मकामात पर पानी की एक बोतल की कीमत मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा वसूल की जाती है, क्योंकि उन मकामात पर आवाम के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ऐसे में वो 30 रुपए देकर भी पानी की एक बोतल खरीदने पर मजबूर है। ये मौसम सरमा है, पानी की शदीद ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन आने वाले दिनों में जब मौसम गर्मा आएगा तो उस वक्त आवाम को वाटर ATMs की शदीद ज़रूरत महसूस होगी। शहरियों का मुतालिबा है कि क़ब्ल अज़ वक्त मौजूदा वाटर ATMs की दुरुस्तगी का इंतज़ाम किया जाए और ख़ास तौर पर सयाहती मकामात पर नए वाटर ATMs लगवाए जाएं और उनकी ठीक तरह से देखभाल की जाए। अक्सर ये देखा गया है कि कई प्रोग्राम्स जोशो खरोश से शुरू करते हुए आवाम का दिल लुभाया जाता है, लेकिन फिर लापरवाही बरती जाती है, जिससे आवाम को तकलीफ होती है। शहरियों का कहना है कि जब कोई काम अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सकता तो फिर उसका आगाज ही क्यों किया जाता है। नए ज़रई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 41वां दिन है। पीर के रोज किसानों और मरकजी हुकूमत के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि MSP पर क्या दिक्कतें हैं। किसान कायद गुरनाम सिंह चुड़नी बोले कि हुकूमत सभी फसलों की MSP की गारंटी दे। वजीर ज़राअत ने कहा था कि हम तैयार हैं, आप पॉइंट बताएं, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस पर किसान कायद बोले कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है और कितना वक्त चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद वजीर ज़राअत ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है। 4 घंटे चली मीटिंग में हुकूमत कानूनों में बदलाव की बात दोहराती रही। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। अगली मीटिंग के लिए 8 जनवरी का दिन तय हुआ है। इससे पहले किसान तंजीमें 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।
माशी साल 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी 2021 को पेश होगा। बजट सेशन की शुरुआत 29 जनवरी से होगी। बजट इजलास के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने यह सिफारिश की है। सेशन के पहले दिन 29 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को खिताब करेंगे। बजट तजावीज़ पर बहस सेशन के दूसरे हिस्से में होगी। इससे पहले कोरोना वबा को देखते हुए हुकूमत ने पार्लियामेंट का विंटर सेशन टाल दिया था। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि इस बार का बजट करिश्माई होगा। हुकूमत के पास पैसे की तंगी को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट में कोविड सरचार्ज लग सकता है। सीतारमण का यह दूसरा बजट होगा। सुप्रीम कोर्ट मरकजी हुकूमत के अहम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस AM खानलोकर की सरबराही वाली बेंच ने 10:30 बजे अपना फैसला सुनाते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। इस प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर हो रही है, जिसके खिलाफ 5 अर्जियां दायर की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जमीन के इस्तेमाल को तब्दील करने के नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नजरअंदाज करने वगैरह को चैलेंज किया गया था। अदालत उस्मा ने माहौलियाती कमेटी की रिपोर्ट को भी जवाबित के मुताबिक करार दिया। ताहम अदालत ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की मौजूनियत पर सवाल खड़ी करने वाली अर्जी को अदालत ने फिलहाल जेर इल्तिवा रखा है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रोजेक्ट को मंजूरी फराहम करते हुए वजारत माहौलियात की तरफ से की गई सिफारिशात को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तामीरी काम शुरू होने से कबल हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकजी हुकूमत से कहा कि तामीरी काम शुरू करने से कबल हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी हासिल कर ली जाए। 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर अक्सरियत से फैसला सुनाया। बेंच के एक जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ नुकात पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। उन्होंने प्रोजेक्ट की तो हिमायत की, लेकिन जमीन के इस्तेमाल की तब्दीली से वो मुत्तफिक नहीं थे। उनका ख्याल था कि मनसूबाबंदी शुरू करने से कबल विरसे की हिफाजत से मुतालिक कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी था। क़ब्ल अदालत ने तवील समात के बाद गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को फैसला महफूज कर लिया था। इस दौरान अदालत ने नए पार्लियामेंट हाउस के संगे बुनियाद को मंजूरी दे दी थी, लेकिन फैसला आने तक मौजूदा ढांचे में किसी किस्म की छेड़छाड़ करने से रोक दिया था। जस्टिस खानविलकर ने गुज़िश्ता 7 दिसंबर को मामले के हतमी तस्वीया न होने के बावजूद तामीराती काम आगे बढ़ाने के ताल्लुक से गहरी नाराजगी का इजहार किया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, कोई रोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेंच की नाराजगी का सामना करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत से हिदायत हासिल करने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने उसी दिन सरकार से बातचीत करके वापस आने के लिए कहा था और कुछ देर के लिए समाअत रोक दी थी। थोड़ी देर बाद मेहता वापस आ गए थे और माफी मांगते हुए अदालत को यकीन दहानी कराई कि कोई तामीर, तोड़फोड़ या पेड़ों की कटाई नहीं होगी। संगे बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन कोई और तब्दीली नहीं होगी। हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहद पर पिछले 8 महीने से जारी तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ और एक ऐसी खबर आ गई जिसने हिंदुस्तानियों के मन में चीन को लेकर और गुस्सा भर दिया। यह खबर है चीनी कंपनी को 1126 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने की। दरअसल नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC दिल्ली से मीरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS बना रहा है। यह 82 किलोमीटर लंबा होगा। इसका एक छोटे से हिस्से का ठेका चीनी कंपनी को भी मिला है। यह चीनी कंपनी है शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह कंपनी 5.6 किलोमीटर की टनल बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर तनाव जारी है, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की बात कही जा रही है, तो फिर हुकूमत ने चीनी कंपनी को ठेका क्यों दिया? NRCTC दिल्ली से मेरठ के बीच मुल्क का पहला रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बना रही है। इसके तहत दिल्ली मेरठ के बीच सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगा। यह पूरा प्रोजेक्ट 82.15 किलोमीटर लंबा है, जिसका 68.03 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। NRCTC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 17 किलोमीटर का हिस्सा 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2025 तक शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर के खुलने के बाद दिल्ली से मेरठ बस 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। NCRTC की माने तो इससे रोजाना 8 लाख मुसाफिर सफर करेंगे।
दिल्ली मेरठ के अलावा दिल्ली से अलवार तक 198 किलोमीटर और दिल्ली से पानीपत के बीच 103 किलोमीटर लंबा ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में जो ट्रेन चलेगी उसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, जबकि एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। यह मेट्रो के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। इस पूरे कॉरिडोर का 5.6 किलोमीटर का हिस्सा शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाएगी। उसने 1126 करोड़ रुपए में यह ठेका हासिल किया। इस कंपनी को 1965 में शुरू किया गया था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस चीनी कंपनी की मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ रुपए की है। सितंबर 2020 की तिमाही में कंपनी ने 15,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल किया था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सिंगापुर, हिंदुस्तान, हांगकांग, मकाओ, पोलैंड और अंगोला समेत दुनिया भर के 15 मुल्कों के प्रोजेक्ट पर यह काम कर रही है। अब तक कंपनी दुनिया भर में 500 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है। कंपनी टनल, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड, ब्रिजेस, अंडरग्राउंड स्पेस डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी हर साल 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। इसके अलावा पिछले 3 साल में कंपनी ने 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों तनाव के बीच भी हुकूमत ने चीनी कंपनी का ठेका रद्द नहीं किया। दरअसल 5.6 किलोमीटर लंबी टनल बनाने के लिए नवंबर 2019 में टेंडर निकाला गया था। इसके लिए शंघाई टनल इंजीनियरिंग समेत 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी। सबसे कम बोली शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी ने लगाई थी। हिंदुस्तानी कंपनी लार्सन एंड टॉर्बो ने 1,170 करोड़ रुपए और टाटा प्रोजेक्ट्स ने 1,346 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तुर्की की कंपनी गुलेरमार्क ने 1,325 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 16 मार्च 2020 तक इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर बुलाए गए थे। 12 जून को यह टेंडर चीनी कंपनी को मिल गया था। जब हिंदुस्तान और चीन के बीच पुरतशद्दुद झड़प हुई तब तक टेंडर लगभग फाइनल हो चुका था और इस वजह से टेंडर को रद्द नहीं किया जा सकता था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। मोदी ने कहा कि 450 किलोमीटर की पाइपलाइन इस बात की मिसाल है कि सभी मिलकर काम करें तो कोई भी निशाना हासिल करना मुश्किल नहीं है। इस प्रोजेक्ट से केरल और कर्नाटका में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि यह पाइपलाइन कई शहरों में सीएनजी पर मबनी सिस्टम को बढ़ावा देगी। कम खर्च में फर्टिलाइजर बन सकेंगे, किसानों को मदद मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी, कार्बन एमिशन कम होने से पोल्यूशन कम होगा, लोगों की सेहत अच्छी होगी, बीमारियों पर खर्च घटेगा, शहर में गैस पर मबनी मईशत को तक़वियत मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, साथ ही इससे फर्टिलाइजर, केमिकल, बिजली जैसे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। साथियों, पहला, ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सीएनजी। कोरोना वबा के अब बर्ड फ्लू की दस्तक तशवीश बढ़ा रही है। अब तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल में 84,775 यानी करीब 85,000 परिंदों की मौत हुई है। इनमें से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। हरियाणा और गुजरात के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा परिंदों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौवे मुर्दा पाए गए हैं। इनमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम वेटलैंड में मरने वाले परिंदों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। यहां पहला मामला 28 दिसंबर 2020 को सामने आया था। बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद यहां पौंग डैम के आसपास 1 किलोमीटर का इलाका रेड जोन और 9 किलोमीटर का इलाका सर्वेलेंस जोन बना दिया गया है।
राजस्थान में अब तक 471 कौवों समेत 522 परिंदों की मौत हो चुकी है। पीर के रोज 6 जिलों में 140 कौवों की मौत हुई है। केरल के उल्लभझा और कोट्टायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की तस्दीक हुई है। यहां 50,000 बतखों को मारने के अहकाम दिए गए हैं। केरला के वजीर के राजू ने कहा कि जहां इन्फेक्शन का पता चलेगा वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सभी परिंदों को मार दिया जाएगा। रियासत में बर्ड फ्लू से करीब 12,000 बतखों की मौत पहले ही हो चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के बांटवा गांव में 2 जनवरी को बतख, टिटहरी, बगुला समेत 53 परिंदे मुर्दा पाए गए। उनकी जांच की जा रही है। गुजरात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्यामल टीकादार ने बताया कि बर्ड फ्लू का अंदेशा है, इसीलिए अलर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में छत के गिरने से हलाक शुदगान के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए माली मदद और बेघर अहले खाना को रिहाइशगाह देने का ऐलान किया। ऑफिशियल तर्जुमान ने मंगल के रोज बताया कि योगी ने मुरादनगर हादसे के महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए माली ताउन के तौर पर देने का ऐलान किया है। उन्होंने हर बेघर कुंबे को एक रिहाइशगाह भी देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तामीराती काम से सरकारी खजाने को हुए नुकसान की तलाफी मुताल्लिका ठेकेदार और इंजीनियरों से करने की हिदायत दी। उन्होंने इस हादसे के मुलजिमीन के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि इतवार को तेज बारिश के दरमियान मुरादनगर में वहां शमशान घाट के अहाते की दीवार और छत मुनहदम हो गई थी। हादसे के वक्त शमशान घाट पर आखिरी रसूम की अदायगी चल रही थी और उस दौरान वहां तकरीबन 40 से ज्यादा अफराद मलबे के नीचे दब गए थे। हादसे में 25 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना से अब तक 8,62,15,628 लोग मुतासिर हो चुके हैं। 18,63,585 अमवात हो चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि 6,10,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को देखते हुए ब्रिटेन के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मार्च तक पूरे मुल्क में सख्त लॉकडाउन के अहकाम दिए हैं। लॉकडाउन 7 हफ्ते का रहेगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन हुकूमत कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को 1 लाख पहुंचने से रोकने की कवायद में लगी है। अब तक वबा से 75,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। 22 फरवरी तक पाबंदियों में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं हुकूमत ने फरवरी के दूसरे हफ्ते तक स्कूल्स बंद रखने का भी ऐलान किया। लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें
एक्सरसाइज दिन में एक बार ही करें। 4 जनवरी की रात से गैर जरूरी दुकानों को भी बंद करने का हुक्म दिया गया है। इस बीच न्यूयॉर्क में 4 जनवरी को नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया। गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने इस बात की तस्दीक की है। इससे पहले कोलोराडो और कैलिफोर्निया में नए स्ट्रेन के मामले सामने आए थे। बुरी खबर है, हिंदुस्तान में कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 1,50,000 से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है जहां इन्फेक्शन के चलते सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राहत वाली बात यह है कि बेहतर इलाज और मरीजों के मजबूत इरादों ने 4 महीने में करीब 30,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली है। आंकड़े यही बयान कर रहे हैं। सितंबर तक मुल्क में हर दिन 1,000 से 1,300 अमवात हो रही थी। इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होने लगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में सबसे ज्यादा 32,246 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर में यह घटकर 22,344 हो गई। नवंबर में 15,017 और दिसंबर में 10,858 मरीजों ने जान गंवाई। इन 3 महीनों के अंदर मौतों की रफ्तार में 23% की गिरावट दर्ज की गई। अगर सितंबर की रफ्तार को अभी भी लोगों की जान जा रही होती उसी रफ्तार से, तो अब तक मरने वालों का आंकड़ा 1,80,000 से ज्यादा पहुंच गया होता। मुल्क में अब तक 1.4% कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यह दुनिया के 10 सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्कों में सबसे कम है। अमेरिका में 1.69% मरीज जान गंवा रहे हैं। सबसे हाई डेथ रेट मेक्सिको का है, जहां 8.77% मरीजों की मौत हो चुकी है। हर 10 लाख की आबादी में हिंदुस्तान की 108 मरीजों की मौत हो रही है। इतनी ही आबादी में अमेरिका के 1,091, ब्राजील के 922 और मेक्सिको के 986 मरीजों ने जान गंवाई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल बताते हैं कि मुल्क में लोगों की सेल्फ इम्यूनिटी से कोरोना हार रहा है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर्ड इम्यूनिटी से ज्यादा कोरोना के जो जीन्स हैं उनसे फाइट करने की लोगों में काफी ज्यादा कैपेसिटी है। उसकी वजह से यहां पे मरने वालों का आंकड़ा काफी कम है। इसी वजह से जीन पर चल रहे म्यूटेशन कोरोना वायरस को एंट्री से रोक रहे हैं। इस म्यूटेशन का नाम RS-2285666 है। हिंदुस्तान के लोगों का जीनोम बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। यहां लोगों की जीनोम में इतनी यूनिक टाइप के म्यूटेशन है जिसकी वजह से मुल्क में डेथ रेट काफी कम है, जबकि रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। मरकजी वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का सबसे ज्यादा असर मर्दों पर देखने को मिला है। अब तक मिले कुल मुतासरीन में 63% जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो मर्द हैं, जबकि 37% वुमेन है। उम्र के हिसाब से देखें तो 8% मरीजों की उम्र 17 साल से कम है, 18 से 25 साल के 13%, 26 से 44 साल के 39%, 45 से 60 साल के 26% और 60 साल से जायद के 14% लोग मुतासिर हुए हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले 70% लोग मर्द हैं, जबकि 30% खवातीन की मौत हुई है। मुल्क के 22 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां डेथ रेट 1.4% या उससे कम है। डेथ रेट का नेशनल एवरेज 1.4% है, मतलब हर 100 कोरोना मरीजों में एक मरीज की मौत हो रही है। पंजाब का डेथ रेट सबसे हाई है, यहां अब तक 3.2 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के 2.6% मरीज जान गंवा चुके हैं। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम पहली बार आपसे शेयर कर रहे हैं, हालांकि इसको हम लगातार मॉनिटर करते थे, वो ये है कि हालांकि हमारे पास 2.5 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं, 2.32 लाख्स टू बी प्रिसाइज, इनमें से केवल 44% मामले ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम से ग्रसित हैं, and that is why they need regular medical care. But 56% cases are those which are very mild or asymptomatic cases and are in home isolation. This indicates that the overall burden on the healthcare structure, health delivery structure in the country has declined appreciably on account of COVID. तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे आज। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है,
तेलंगाना में कोविड-19 के 253 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,87,993 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1554 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 317 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,81,400 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 5,039 है, जिनमें 2,793 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 42,485 मायने किए गए, ताहम 717 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहसीत मजमूई 70,61,049 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जेएचएमसी के हुदूद में 61 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। हुकूमत अगले 10 दिन में वैक्सीनेशन शुरू कर सकती है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि ड्राई रन से मिला डेटे की बुनियाद पर हुकूमत 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका डेटा पहले ही कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम में फीड कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। ये करनाल, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में है। इसके अलावा मुल्क भर में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। यहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और आगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार क्लोजिंग के लिहाज से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 260.98 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 48,437.78 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने दिन के निचले सतह से 534 पॉइंट रिकवर किया। ओवरऑल तेजी में आईटी और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा आगे रहे। इसमें एक्सिस बैंक का शेयर 6.31% ऊपर 664.30 के भाव पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के शुरुआती 2 घंटे बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान इंडेक्स ने दिन के निचली सतह 47,900 को भी टच किया। बाजार में तेजी के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप रिकॉर्ड 192.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।